चलिए बच्चों, डीपीपी नंबर 11 स्टार्ट करते हैं। 11 में पहला जो सवाल आपको दिया है बच्चों, ये दिया है कैलकुलेट द इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस ईच ऑफ फॉलोइंग सर्किट। मतलब हर एक सर्किट में इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस हमको कैलकुलेट करना है। ठीक है, तो वो कितना है, तो उसके लिए आपको ध्यान देना है। देखो, पहला सर्किट ये है आपके पास, तो इसमें हमारे पास सर्किट को बनाता हूँ। सी सी 2 माइक्रोफेराड है हर एक कैपेसिटर। 4 कैपेसिटर बना रखे हैं। ये वाला पॉइंट ए, इसको लाइन को यहाँ से यहाँ मिला रखा है, और फिर ये हो गया बी, इस तरीके से। चल, तो हर एक को कैपेसिटेंस में सी मान लेता हूँ, सी 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 सी। और सीरीज में है या पैरेलल में है, जब देखो एक मेथड समझो, इसको कहते हैं, इस मेथड को बोलते हैं हम सेम पोटेंशियल मेथड। सेम पोटेंशियल मेथड। इस मेथड के अकॉर्डिंग जब भी आपको किसी कैपेसिटर की सर्किट को सॉल्व करना है, मान लो इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस निकालना है, इन सब की जगह उठा के एक कैपेसिटर रखना है, तो उसका तरीका होता है बच्चों, अगर उस सर्किट के अंदर कुछ खाली वायर दिखाई दे रही है आपको, जैसे यहाँ पे ये मुझे खाली वायर दिखाई दे रही है, ये वाली, मैं एक बार अलग वाले कलर से दिखा देता हूँ। ये वाली वायर मुझे खाली दिखाई दे रही है, देखो खाली है, इसमें कुछ कनेक्ट नहीं है, कोई कैपेसिटर तो कनेक्ट है नहीं बीच में। तो ऐसे सिचुएशन में हम नेमिंग करते हैं और उनका नाम एकदम सेम रख लेते हैं। जैसे इसका नाम ए है पॉइंट का, तो इसका भी देखो ए होगा यहाँ, क्योंकि बीच में कुछ कनेक्ट नहीं, यहाँ से यहाँ तक कुछ कनेक्ट नहीं है, यहाँ से और यहाँ तक देखो, यहाँ से यहाँ तक कुछ कनेक्ट नहीं है, तो इधर वाले का भी नाम ए होगा। ठीक है, अब जैसे ये बी है, तो इस वायर में यहाँ से यहाँ तक कुछ कनेक्ट नहीं है, तो इसका नाम भी बी होगा। तो एक तरफ ए लिख लो, एक तरफ बी लिख लो, और इस सर्किट को दोबारा बनाओ। अभी देखो, पहला जो सर्किट है, ये पहला जो कैपेसिटर है आपका, ये वाला, ये किस किस के बीच में कनेक्ट है, ए के और बी के। देखो पहले वाला जिस पे मैं निशान लगा रहा हूँ, ये पहले वाला कैपेसिटर है, ये किस किस के बीच में कनेक्ट है, यहाँ देखो इधर ए है, इधर देखो ये बी है, तो ए और बी के बीच में एक कैपेसिटर लगा दो, सी। चलो ठीक है, फिर दूसरे ये 3 कैपेसिटर बी के और ए के बीच में है, सीधे सीधे ये देखो, ये तीनों कैपेसिटर, ये तीनों कैपेसिटर, ये बी के और इधर तो बी है, देखो इधर बी और इधर ए के बीच में कनेक्ट है, तो 3 कैपेसिटर यहाँ से ए और बी के बीच में ऐसे लगा दो, तीनों कैपेसिटर ए और बी के बीच में। ठीक बच्चों, अब साफ साफ नजर आ रहा है आपको कौन सीरीज में कौन पैरेलल में। सारे सी हैं, ये सी 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 सी, ये तीनों तो हो गए सीरीज में। अब सीरीज में कैपेसिटर्स जो ऐड होते थे वो याद करो कैसे होते थे। अगर मान लीजिए मेरे पास 2 सीरीज में है, तो एक सी है एक सी है, तो उनका सी इक्विवेलेंट आता था 1/c इक्विवेलेंट, 1/c प्लस 1/c, तो सी इक्विवेलेंट की वैल्यू c/2 आ जाती थी। ठीक बच्चों, ऐसे 3 अगर सीरीज में होंगे एक जैसे ही, सी सी सी, तो सी इक्विवेलेंट की वैल्यू आ जाएगी c/3। 4 होंगे तो c/4, 10 होंगे तो c/10। ऐसे इन तीनों का जो सी इक्विवेलेंट होगा वो होगा c/3। तो इन 3 की जगह तो एक लग गया, ऊपर देखो 3 की जगह एक, और नीचे एक लगा हुआ है सी, और ये हो गया ए, ये हो गया इधर बी, तो ऊपर तो लग गया c/3, 3 की जगह एक और नीचे है सी। अब यहाँ से सी और c/3 इनका जो इक्विवेलेंट होगा, अब ये दोनों किस में है, देखो ये दोनों ध्यान दो, ये दोनों दिखाई दे रहे हैं मेरे को पैरेलल में, ये दोनों पैरेलल में दिखाई दे रहे, तो पैरेलल में है तो सी इक्विवेलेंट की वैल्यू सीधे ऐड कर दो इनको, c प्लस c/3, तो ये हो गया 4c/3। अब c कितना था, ऊपर दो, ऊपर देखो 2 माइक्रोफेरेड, तो 2 माइक्रोफेरेड, तो c इक्विवेलेंट की वैल्यू आ गई 4 इंटू 2 माइक्रोफेरेड अपॉन में 3, तो ये आ गया 8/3 माइक्रोफेरेड, ये c इक्विवेलेंट की वैल्यू आ गई बच्चों। ठीक बच्चों, इस तरीके से आप सी इक्विवेलेंट की वैल्यू कैलकुलेट कर सकते हैं।
ठीक है, अब यहां से आगे बढ़ते हैं। अब बात करते हैं अगला क्वेश्चन, इसका सेकंड पार्ट इसका क्या कह रहा है। सेकंड पार्ट की बात करें, सेकंड पार्ट कह रहा है, देखो ऐसा ही है ये भी क्वेश्चन। चार कैपेसिटर कुछ इस तरह से दिखाई दे रहे हैं आपको। अब यहां से ये ए पॉइंट है, तो ये वायर यहां से इधर तक कनेक्ट है, और फिर ये बी कनेक्ट है ऐसे। अब देखो ये भी सेम पोटेंशियल मेथड का ही क्वेश्चन हुआ। यहाँ ए दिखाई दे रहा, तो आपको ये वायर में देखो यहाँ से यहाँ तक, मैं कलर चेंज करके दिखाता हूँ। देखो ए का यहाँ से और यहाँ तक जा रहा हूँ मैं, यहाँ तक कुछ नहीं कनेक्ट है बीच में, तो यहाँ से यहाँ तक इसकी नेमिंग एकदम बराबर होगी, तो मतलब यहाँ पे भी ए होगा ये। ठीक, ऐसे बी में देखो, बी यहाँ से शुरू हुआ और यहाँ तक कुछ कनेक्ट नहीं, कुछ कनेक्ट नहीं, यहाँ तक पहुंचे, तो यहाँ पे भी ये बी होगा। ठीक, तो अगर हम इस सर्किट को दोबारा बनाएं, एक तरफ ए लिखें एक तरफ बी लिखें बच्चों, तो देखो पहले दोनों कैपेसिटर, ये पहले दोनों ए और बी के बीच में कनेक्ट है, क्योंकि ये भी ए है, देखो ये भी ए है, तो ए और इधर बी, तो ये दो कैपेसिटर देखो ये इसके और इस पॉइंट के बीच में कनेक्ट है, तो कर दो कनेक्ट इनके बीच में। फिर बाद वाले दोनों कैपेसिटर बी और ए के बीच में फिर से कनेक्ट है, तो बाद वाले दोनों कैपेसिटर फिर से ए और बी के बीच में कनेक्ट हो। अब यहां से इन दोनों को सीरीज में ले लो, C/2, इन दोनों को सीरीज में ले लो, C/2, और फिर दोनों पैरेलल में आ जाएंगे, तो C इक्विवेलेंट की वैल्यू आ गई C/2 प्लस C/2 बराबर C। ठीक है, इस तरीके से आप इसको कर सकते हैं। अब यहां से आगे बढ़ते हैं, अब बात करते हैं थर्ड पार्ट की। थर्ड पार्ट में बच्चों फिर से फिगर बनाता हूं, ए सी सी, इसी तरीके से चार कैपेसिटर यहाँ पे भी लगे हैं, बी, और इस तरीके से फिगर बनी है। चलो ठीक है, नेमिंग रख लो, ये ए है तो ये भी ए होगा, फिर यहाँ से यहाँ तक कुछ कनेक्ट नहीं है, तो ये भी ए होगा। ऐसे ही ये वाले पॉइंट दोनों, ये वाली लाइन, तो इसका नाम रख लो सी, तो ये सी है तो ये भी सी होगा, क्योंकि यहाँ से यहाँ तक कुछ कनेक्ट नहीं है, और उधर बी होगा। तो इसका मतलब यहाँ पे अब हमें 3 पॉइंट लेने हैं, ए बी, और बीच में कहीं लेना है सी। अब देखो पहला कैपेसिटर ए और सी के बीच में लगा है, ये लगा हुआ है। दूसरा कैपेसिटर ए और सी के बीच में लगा है, ये लगा हुआ है। तीसरा कैपेसिटर ए और सी के बीच में लगा हुआ है, ये लगा हुआ है। चौथा कैपेसिटर सी और बी के बीच में लगा हुआ है, ये लगा। अब देखो साफ साफ नजर आ रहा है, ये तीनों हो गए पैरेलल में, तो अगर एक सी है, दूसरा सी है, तीसरा सी है, तो तीनों हो गए C/3C, पैरेलल में तो ऐड हो जाते हैं ना। अब ये 3C और ये वाला C, ये दोनों किस में आ गए, सीरीज में, 3C और C। देखो एक फॉर्मूला ध्यान रखा करो, अगर दो कैपेसिटर C1 और C2 सीरीज में है, अलग अलग है, एक C1 एक C2, तो उनका C इक्विवेलेंट जो होता है वो होता है दोनों का प्रोडक्ट C1 इंटू C2 अपॉन में दोनों का सम C1 प्लस C2। तो यहाँ से एक तो है देखो ये 3C, इन तीनों का तो इक्विवेलेंट क्या आया 3C, और इधर वाली जो है ये है C, तो इनका C इक्विवेलेंट की वैल्यू आ गई, दोनों का प्रोडक्ट 3C इंटू C अपॉन में 3C प्लस C, तो ऊपर आ गया 3C² और बटे में 4C, C से C कट गया, आंसर आ चुका है 3/4C, दैट इज C इक्विवेलेंट। ये बच्चों आपका आसानी से क्वेश्चन का आंसर आ गया। अब चलते हैं पॉइंट नंबर, मतलब क्वेश्चन नंबर 4। इसी तरीके का क्वेश्चन है ये भी बच्चों, अब मैं थोड़ा जल्दी जल्दी करा रहा हूँ, इसी टाइप के हैं सारे, काफी दूर तक इस टाइप के क्वेश्चन है। अब देखो ये ए, ये बी, तो देखो इसकी नेमिंग करो तो ये पॉइंट ए होगा, फिर यहाँ से घूम के जाएंगे जब हम ऐसे, तो ये भी ए होगा, क्योंकि बीच में कुछ कनेक्ट नहीं है। ऐसे ये बी था तो ये बी होगा, फिर यहाँ से घूम के जाएंगे ऐसे ऐसे, तो ये भी बी होगा। फटाफट बना लो, एक तरफ ए एक तरफ बी,
पहला कैपेसिटर देखो ए और बी के बीच में कनेक्ट है, लगा दो। दूसरा कैपेसिटर बी और ए के बीच में कनेक्ट है, उसे भी ए और बी के बीच में ही लगा दो। तीसरा कैपेसिटर ए और बी के बीच में कनेक्ट है, तो उसे भी ए और बी के बीच में ही लगा दो। अब ये तीनों किसमें पैरेलल में सीधे ऐड हो जाएंगे, सी इक्विवेलेंट की वैल्यू आ गई 3C। आगे बढ़ो, क्वेश्चन नंबर 5। यहां से हमारा शुरू होता है, ऐसा अलग टाइप का सवाल है पर है ऐसा ही टाइप, कुछ अलग नहीं है, यही है क्वेश्चन बस। इसमें देखो तीन कैपेसिटर आपको दिखाई दे रहे होंगे इस तरीके से, इधर हो गया ए, ये हो गया बी, और कैपेसिटर है। अभी देखो नेमिंग करो तो ये ए है, तो ये ए होगा क्योंकि यहाँ तक कुछ कनेक्ट नहीं है, बीचों बीच में पॉइंट ही है। अब ये बी है तो ये बी होगा, और फिर यहाँ से यहाँ ये भी बी होगा, फिर यहाँ से इधर चले, इधर चले ये भी बी होगा, फिर यहाँ से इधर चले ये भी बी होगा। इस तरीके से हो गया आपका। चलिए अब यहाँ से एक तरफ ए लिखो, एक तरफ बी लिखो। पहला कैपेसिटर बी के और ए के बीच में है, दूसरा कैपेसिटर वो भी ए और बी के बीच में है, तीसरा कैपेसिटर वो भी ए और बी के बीच में है। तीनों देखो पैरेलल में दिखाई दे रहे मेरे को, आंसर 3C आ गया। सी इक्विवेलेंट की वैल्यू 3C। फिर इसके बाद अगला सवाल है 6th नंबर। ये देखो एक कैपेसिटर यहाँ हो गया, ये ए, ये बी, और ऐसे घूम के गया एक कैपेसिटर, फिर ऐसे घूम के गया एक कैपेसिटर, फिर यहाँ से एक लगा हुआ है यहाँ, यहाँ ऐसे। ठीक है, फिगर चाहे थोड़ी सी अच्छी ना बनी हो पर आंसर बिल्कुल ठीक ला देंगे। चलो ये सी, ये सी, ये सी, ये सी। एक काम करो, अगर ये ए है तो क्या ये ए होगा, बिल्कुल ये ए होगा, बिल्कुल ठीक है। और ऐसे ये बी है तो इधर तो बस कोई जरूरत ही नहीं। अच्छा ये जहाँ ये तीनों मिल रही है, ये पॉइंट कोई नया ले लो, इसको डी। ऐसा भी हो सकता है कि कोई नया पॉइंट हमको मानना पड़ेगा, डी। चलो ठीक है, अब यहाँ से पहले सर्किट को दोबारा बनाते हैं। पहले ए और बी, और बीच में कहीं डाल देते हैं डी। अब देखो ये कैपेसिटर किस किस के बीच में, ये वाला, तो ये वाला कैपेसिटर है इधर ए, देखो इधर ए पॉइंट, और इधर की प्लेट है बी पॉइंट, ये तो बी है ना, बी पॉइंट। तो ठीक है, ए और बी के बीच में लगा दिया इस कैपेसिटर को, ए और बी के बीच में, लो जी। फिर इसका काम तो हो गया। फिर ये वाला डी और बी के बीच में, ये सी है, डी और बी के बीच में। फिर ये वाला ए और डी के बीच में, लो जी ये वाला भी लग गया। फिर ये वाला ए और डी के बीच में, लो जी ये भी लग गया। अब देखो ये किस में दिखाई दे रहे हैं, ये सर दोनों पैरेलल, तो सी 2C हो जाएंगे, ये सी और ये सी, तो इनको इकट्ठा करो, ऊपर वाला रह गया सी, इन दोनों को इकट्ठा किया तो ये बन गया 2C, और ये वाला सी, ये ए, ये बी। अब ये दोनों किस में आ गए, सीरीज में, तो इनका जो दोनों का इक्विवेलेंट होगा वो होगा दोनों का प्रोडक्ट अपॉन में दोनों का सम। सी से सी कट जाएगा तो ये आ जाएगा 2C/3, और फिर ये और ये आपस में पैरेलल में हो जाएंगे, तो सी इक्विवेलेंट की वैल्यू दोनों को ऐड कर दो, 2C/3 प्लस सी, तो ये आ जाएगा 5C/3। ठीक है बच्चों, इस तरीके से आप इसको सॉल्व कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर है आपका 7th पार्ट। अब यहां से देखो इसकी फिगर, अगर आप देख रहे हो ये रही, इस तरीके की फिगर है बच्चों। इधर ए, इधर बी, और
ये बन गई उनकी फिगर, ऐसे बन गई, ये रह गया बीच में एक यहाँ पे। चलो ठीक है। अब देखो ये दोनों तो, सबसे जरूरी बात होती है कि ये ए है तो देखो ये ए होगा, ये ए होगा, ये ए होगा, एक ही लाइन है। ये बी है तो ये बी होगा, कुछ कनेक्ट नहीं यहाँ तक, यहाँ तक ये भी बी होगा और ये भी बी। अच्छा, जो साफ साफ नजर आ रहे हो उनको पहले ही कम कर लिया करो। कम करने से मतलब जैसे ये दोनों सीरीज में नजर आ रहे हैं तो सीधे सीधे c/2 लिख दो। ये दोनों सीरीज में नजर आ रहे हैं, इनको भी c/2 लिख दो। ये ऐसे डायगोनल में सीरीज में है c/2, और ये इधर वाले डायगोनल में सीरीज में है c/2। तो देखो ये फिगर थोड़ी सी ऐसी दिखाई देगी आपको। दो की जगह एक कर दो, c/2, इधर से ये वाला c/2, इधर से गया c/2, इधर से गया c/2। ये सारे अब c/2 के हो गए। ठीक है। अब यहाँ से ये a है b है, इसके दोबारा से बना लो, क्योंकि ये b था, ये भी b था तो ये भी b होगा। यहाँ तक कुछ कनेक्ट नहीं है। अब ये a था, ये a है तो ये भी a है, a, ये भी a है। तो a और b के बीच में दोबारा बनाओ इनको, a इधर लिखो, b इधर लिखो। पहला कैपेसिटर c/2 का a और b के बीच में c/2। दूसरा कैपेसिटर देखो ये वाला, ये वाला जो डायगोनल में लगा हुआ है ये वाला, तो ये भी बी और ए के बीच में ही है तो इसे भी c/2 कह दो। फिर तीसरा कैपेसिटर ये भी डायगोनल में ही है, ये वाला डायगोनल में है, ये भी बी और ए के बीच में ही है तो c/2। और चौथा कैपेसिटर ये वाला, ये भी बी और ए के बीच में है तो ये भी c/2। चारों सी इक्विवेलेंट निकालेंगे, चारों पैरेलल में है तो c/2 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 c/2, चारों को ऐड कर दो तो ये आ गया आंसर 2C। चेक कर लेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8। यहाँ पे मेरे पास इस तरीके का सवाल है। फिगर थोड़ी सी गलत हो सकती है, गलत नहीं मतलब अच्छी नहीं हो सकती, क्योंकि मेरी ड्राइंग खराब है, ऐसा नहीं है, ड्राइंग मेरी अच्छी थी पहले। आ, चलो फिर भी कोशिश करता हूँ ठीक ठाक बनाने की। इधर ए हो गया, इधर बी और इधर ए। देखो यही फिगर है। अब इसमें देखो साफ साफ नजर आ रहा है ये दोनों सीरीज, ये दोनों सीरीज, पर अब ये दोनों देखो सीरीज में नहीं है, डायगोनल में। क्यों? क्योंकि बीच में ये पॉइंट पे मिले हुए हैं तो ये सीरीज में नहीं है। अच्छा, इस पॉइंट का नाम रख दूं मैं डी। ठीक। अब इन दोनों की जगह तो c/2 लगा दूंगा, इन नीचे वाले दोनों की जगह भी c/2 लगा दूंगा, लेकिन इनकी जगह नहीं लगा सकता मैं। तो क्या करना है, इस फिगर को दोबारा बनाना है। इधर वाला ये पॉइंट बी है तो ये भी बी होगा, फिर यहाँ तक कुछ कनेक्ट नहीं तो ये भी बी होगा, यहाँ बीच में कुछ कनेक्ट नहीं तो ये भी बी। ऐसे ये ए तो ये ए, इधर वाला ए और इधर साइड वाला भी ए। तो एक तरफ लिख लो ए, दूसरी तरफ लिख लो बी। ठीक है। अब देखो ये वाला जो ये दोनों है, इनको एक इकट्ठा कर लिया आपने c/2, तो बी और ए के बीच में है तो c/2 को लगा दो बी और ए के बीच में। चलो जी। फिर दूसरा ये c/2, ये भी बी और ए के बीच में है तो इन्हें भी इकट्ठा करके लगा दो c/2। फिर तीसरा ये वाला बी और डी के बीच में, डी कहाँ है, डी तो सर दिखाई नहीं दे रहा, तो डी हमने लिखाया नहीं था, रुक जाओ मैं दोबारा से बनाता हूँ। पहले लिखो ए, फिर बीच में कहीं डी डाल दो, फिर लिखो बी। अब लिखो, अब देखो पहला देखो बी और ए के बीच में है, देखो ये ऊपर वाले दोनों इकट्ठा कर दिया मैंने इनको c/2, तो ए और बी के बीच में आ गए हैं। लो जी आ गए c/2। ऐसे दूसरे वाला भी, ये नीचे वाला देखो ये भी c/2 है, ये भी ए और बी के बीच में, इसे भी इकट्ठा ही लिख दो बस c/2। अच्छा अब ये देखो ये वाला, ये बी इधर बी से कनेक्ट है, इधर डी से कनेक्ट है। देखो कलर चेंज करके दिखाता हूँ, इधर बी से कनेक्ट है, इधर ये डी से कनेक्ट है, ये वाला।
तो बी और डी के बीच में लगा दो इसको। लो जी लगा दिया। ये है सी। अच्छा ये डी और ए के बीच में है, ये वाला, इधर डी से इधर ए से, तो डी के और ए के बीच में है। लो जी, डी और ए के बीच में, ये भी सी है। फिर इधर वाला, ये वाला बी के और इधर डी के बीच में है, तो बी और डी के बीच में एक और लग गया। और ये वाला डी के और ए के बीच में है, डी के और ए के बीच में। ये वाला। अब देखो कौन कौन साफ साफ नजर आ रहा है, ये भी सी है, ये दोनों, ये भी सी है, ये दोनों पैरेलल में, ये पैरेलल में, तो ऊपर तो c/2 रहेगा। ये पैरेलल में हो जाएंगे सी और सी, 2c, ये सी और सी 2c। ठीक है बच्चों। अब ये 2c और 2c आपस में सीरीज में आ जाएंगे, क्योंकि सर्किट कुछ ऐसा हो जाने वाला है। ऊपर वाला तो c/2, देखो ये c/2 है। अब ये 2c और ये भी 2c, और नीचे वाला ये फिर से c/2, इधर a इधर b। अब ये 2c और 2c किस में आ गए, सीरीज में, तो सीरीज में ये c हो गए। अब फिर तीनों पैरेलल में, तो c इक्विवेलेंट की वैल्यू c प्लस c/2 प्लस c प्लस c/2, c/2 प्लस c प्लस c/2। ये आ गया सॉल्व करके 2c, आंसर आ गया 2c। तो एकदम आसान से क्वेश्चन है, कुछ नहीं है, ये बच्चे हैं, ठीक है, आसानी से आप इनको कर पाओगे। चलो अगला क्वेश्चन लिखते हैं। आगे वाले क्वेश्चन में सर्किल के अंदर देखो क्या बना रखा है आपको। लो जी, ये लो, ये ए, ये बी, इस तरीके से। अब सोचो ये बी है तो यहाँ से यहाँ तक कुछ कनेक्ट नहीं, ये भी बी होगा। यहाँ से यहाँ तक कुछ कनेक्ट नहीं है, ये भी बी होगा। यहाँ से यहाँ तक कुछ कनेक्ट नहीं है, ये भी बी होगा। बस अब सर्किट को दोबारा बना लो। ए और बी के बीच में कैपेसिटर्स लगाने हैं। पहला कैपेसिटर देखो ये वाला, किसके बीच में लगा है, इधर ए के और इधर बी के, तो ए और बी के बीच में पहला कैपेसिटर है। ऐसे दूसरा, ये भी ए और बी के बीच में लगा है। लो जी, ऐसे तीसरा, ये भी ए और बी के बीच में लगा है। और ऐसे चौथा, ये भी ए और बी के बीच में। चारों पैरेलल में है, तो सी इक्विवेलेंट की वैल्यू आ गई 4c। चारों पैरेलल में है तो सी इक्विवेलेंट की वैल्यू आ गई बच्चों 4c। क्वेश्चन नंबर 9 था ये, 10। इस तरीके का ही क्वेश्चन हम ये भी करते हैं। देखो ये दे रखा है आपको, ये लो जी, इधर वाले को ए कहो, इधर वाले को बी कहो। अब देखो ये ए है तो ये देखो यहाँ से यहाँ तक कुछ कनेक्ट नहीं है, तो ये भी ए होगा। अच्छा ये बी है तो यहाँ से यहाँ तक कुछ कनेक्ट नहीं है, तो ये भी बी होगा। अब फटाफट ए और बी में दोबारा बना लो इसको। जब दोबारा बनाते हैं तो समझ में आ जाता कौन सीरीज में कौन पैरेलल। अब देखो पहला कैपेसिटर ये वाला, ये वाला किस किस के बीच में कनेक्ट है, इधर ए इधर बी। लो जी, पहला कैपेसिटर ए और बी के बीच में। दूसरा कैपेसिटर ये भी देखो, इधर ए इधर बी, तो ये भी ए और बी के बीच में कनेक्ट। तीसरा कैपेसिटर देखो यहाँ, इधर ए इधर बी, तो तीसरा कैपेसिटर भी ए और बी के बीच में कनेक्ट है। अब चौथा कैपेसिटर ये भी ए और बी के बीच में कनेक्ट है, तो ये भी। इसका भी आंसर सी इक्विवेलेंट की वैल्यू चारों पैरेलल में दिखाई दे रहे हैं 4c। तो तरीके को समझो, फिर अपने आप सवाल को कर दो। नेक्स्ट पार्ट है इसका। ये देखो ये दे रखा है आपको, ये लो जी, इधर ए इधर बी। अब देखो ये ए है तो ये ए होगा, ये ए होगा, कुछ कनेक्ट नहीं है। ये बी है तो ये बी होगा, ये भी बी होगा।
जहां तक कुछ कनेक्ट ना हो वो बी होते। अब देखो सारे ए और बी के बीच में कनेक्ट है, तीनों पैरेलल में है, दोबारा से बना के देख लेना, आंसर आ जाएगा 3। चलो अगला क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 12th। इसमें ये हो गया आपका सी, ये हो गया जी सी, ये लो, और इधर हो गया ये बी। ठीक, अब यहां से समझो, ये ए तो ये भी ए, ये भी ए, ये भी ए, ये बी तो ये भी बी, ये भी बी, और ये भी। अब बीच में देखो, यहाँ पे बीच में कुछ कनेक्ट नहीं है, तो इनकी नेमिंग सेम होगी। मान लीजिए ये डी, सी कह लो, चलो, तो ये भी सी। और इसमें ये इधर की नेमिंग सेम होगी, तो ये डी तो ये भी डी। इसकी दोबारा से आप फिगर बना सकते हो। ठीक, तो एक काम करो, पहले ए बना लो, फिर बीच में सी और डी बना लो, और इधर बना लो। अब देखो, ये वाला कैपेसिटर, ये वाला ए और सी के बीच में है, लगा दो। ये वाला कैपेसिटर ए और डी के बीच में है, लगा दो। चलो, ये वाला कैपेसिटर सी और डी के बीच में है, लगा दो। ये वाला कैपेसिटर सी और डी के बीच में है, इसे भी लगा दो। ये वाला कैपेसिटर सी और बी के बीच में है, तो यहां से घुमा के इसको यहाँ लगा दो। ये वाला कैपेसिटर डी और बी के बीच में है, ये लगा दो। अब जो साफ नजर आ रहा हो उसे देख लो। पहले पहले तो ये साफ नजर आ रहा है कि ये दोनों पैरेलल है, तो सी और सी कितना हो जाएगा, 2C। फिर आगे बढ़ो, सर्किट रह जाएगा कुछ ऐसा, ये सी और सी मिलके 2C हो गए, और बाकी सब सी है। सर्किट रह गया कुछ ऐसा, इधर ए था, यहाँ पे ये मिलके यहाँ से यहाँ चला गया। ठीक है, फिर यहाँ से मिलके ये यहाँ से यहाँ चला। चलो ठीक है, अब कौन किस में नजर आ रहा है आपको? अब ये बी है। ठीक है, ये तो बच्चों व्हीट स्टोन ब्रिज बन गया। देखो, मैंने व्हीट स्टोन ब्रिज की क्या शेप बताई थी आपको। 4 कैपेसिटर ऐसे लगा दो, ठीक है, और बीच में 5वां कैपेसिटर। अगर ये वाला कैपेसिटर C1, ये C2, ये C3 और ये C4, अगर इनका रेशो बराबर है, C1/C2 बराबर C2/C4, तो ये 5वां जो कैपेसिटर है C5, इसमें करंट नहीं जाता। करंट नहीं जाता तो फिर आप इसको हटा सकते हो। तो ऐसे ही देखो, ये इसको कह सकते हो आप C1, ये यहाँ C2, ये C3, इसे C2 कह लो, इसे C3 कह लो, इसे C4 कह लो। अब देखो, इन दोनों के बीच में ये लगा हुआ है डायग्राम पे, ये वाला, ये है C5। अब ये दोनों का अगर वैल्यू बराबर है C1/C3 की, C1/C2 की, इसकी या इसका रेशो, C1/C2 का रेशो, और C3/C4 का। अब C1 कितना है, C है, C2 कितना है, C है, C3 कितना है, C है, और C4 भी कितना है, C है, बराबर आ गए। तो इसका मतलब ये व्हीटस्टोन ब्रिज बैलेंस हो गया। तो इसके C5 वाले कैपेसिटर में करंट नहीं जाएगा, तो इसमें करंट नहीं जाएगा। जब इसमें करंट नहीं जाएगा तो फिर ये सर्किट कैसा रह जाएगा, ऐसा। ये बन गया C1, ये C2, और नीचे ये बन गया आपका C3, और ये बन गया C4, ऐसा रह जाएगा करंट। और इधर A और इधर ये रहेगा। अब ये C3 और ये C3, अब देखो चारों के चारों C है, C है, हाँ, क्योंकि डायगोनल वाला तो हट चुका है। तो ये दोनों किस में हो गए, सीरीज में, C/2। ये दोनों
सीरीज में C/2, और फिर ये दोनों आपस में पैरेलल में, तो C इक्विवेलेंट की वैल्यू C/2 प्लस C/2, तो C आंसर C है। ठीक बच्चों, तो इस तरीके से आप इसको कैलकुलेट कर सकते हैं। आगे बढ़ते हैं। व्हीट स्टोन ब्रिज बन रहा है यहाँ पे, ध्यान देना, व्हीट स्टोन ब्रिज पढ़ा रखा है, सब पढ़ा रखा है। चलो नेक्स्ट 13 क्वेश्चन, ये बन चुका है आपका। लो जी, ये ए, ये बी, और जी ये सी, ये डी, इस तरीके। अच्छा देखो, हमें इक्विवेलेंट ए और बी के बीच में निकालना होता है, तो सी और डी से हमारा कोई मतलब नहीं, क्योंकि देखो ऐसा है, जैसे इस कैपेसिटर को देखो, ध्यान दो, मैं कलर चेंज करता हूँ, ये वाला कैपेसिटर, अब इसकी एक प्लेट तो इधर कनेक्ट है, लेकिन दूसरी प्लेट कहीं सी पे कनेक्ट है, और सी क्या है, सी तो कोई ऐसे खुला हुआ पॉइंट है। तो जब किसी ऐसे खुले पॉइंट से, जैसे मान लीजिए मैं कैपेसिटर को ऐसे ले लूं कि कोई भी सर्किट है, और उस सर्किट में कैपेसिटर का एक प्लेट तो कनेक्ट है, और दूसरा प्लेट ऐसे ही ओपन है, दूसरा प्लेट का जो टर्मिनल है ये ओपन है, तो ये जो ओपन वाले टर्मिनल होते हैं ना, इससे करंट तो जाएगा नहीं, क्योंकि ये तो आप खुद सोचो, बैटरी में अगर आपने बैटरी के साथ कनेक्ट करके एक टर्मिनल तो कनेक्ट कर दिया और दूसरा किया ही नहीं, तो क्या इसमें करंट जाएगा? करंट जाता ही नहीं, दूसरा टर्मिनल भी कनेक्ट करना है। तो इसमें सी ओपन है, तो अगर कोई ओपन पॉइंट आपको मिल जाए तो उस सर्किट, उस कैपेसिटर में करंट नहीं जाएगा, क्योंकि ओपन है वो, कहीं पे भी भाई ये आगे कहीं बैटरी से कनेक्ट होता या किसी सर्किट से कनेक्ट होता तभी तो इसमें करंट जाता, तो ना तो इसमें करंट जाएगा। ऐसे ही यहाँ देखो, इधर तो ये सर्किट से कनेक्ट है, इस वाले नीचे वाले का इसका, तो इधर तो कनेक्ट है ये सर्किट से, लेकिन इधर डी ओपन है, तो ओपन, अगर ओपन पॉइंट से कनेक्ट है तो ना इसमें करंट जाता है, तो करंट इनमें गया नहीं, तो इनको हटा सकते हैं, फिर रह जाएगा ये सर्किट कुछ ऐसा। ऐसा सर्किट रह जाएगा ये कुछ, इधर ए और इधर। अब देखो कौन सीरीज में, तो देखो ये तीनों तो मुझे सीरीज में नजर आ रहे, एक के बाद एक सीरीज में है, तो सी सी सी, तो C/3। ठीक, अब तो कितना रह गया, ये सर्किट कैसा बन गया होगा, तो ये इस तरीके का कुछ बन गया, ये तीनों मिलके एक बन गया C/3, ये सी, ये सी, ये सी, ये ए, ये बी। अब देखो ये दोनों हो गए पैरेलल, तो पैरेलल में C+C/3 कितना हो जाएगा, दोनों को ऐड कर दो, C+C/3, तो ये हो जाएगा 4C/3 पैरेलल। तो अब यहां से रह गया ये ए, इधर सी, इन दो की जगह एक अकेला रह गया 4C/3, ये वाला इधर सी था, ये सी था, ये बी। अब देखो ये तीनों किस में आ गए, फिर से सीरीज, तो सीरीज में क्या करना है, सीरीज में करना है सर 1/C इक्विवेलेंट बराबर 1/C प्लस 1/C, इसे ले लिया, इसे ले लिया, और तीसरा है 3/4C। 4C ले लो एलसीएम बच्चों, तो 4C एलसीएम आते ही इधर 4+4+3, तो ये बैठ गया आपका 11/4C, सी 1/C इक्विवेलेंट की वैल्यू, तो C इक्विवेलेंट बराबर आ गया 4/11C, यही हमारा आंसर है। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 14 करते हैं। इसमें किस तरह से दिया हुआ है देखो, सबसे ऊपर एक कैपेसिटर लगा हुआ है, फिर उससे नीचे दो लगे हुए हैं पैरेलल में, फिर उससे नीचे चार लगे हुए हैं, फिर उससे नीचे 8 लगे हुए हैं, हर एक बार डबल होते जा रहे हैं, और ऐसे इन्फिनिटी तक चले गए ए और बी के बीच में। ठीक है, तो ये देखो, अगर इसे देखें तो ये तो सी है, ये दोनों C/2,
ये चारों C/4, समझ गए ना सीरीज में। ऐसे ही यहाँ पे 8 लगे हुए होंगे तो इससे अगली लाइन वाले, तो ये हो जाएगा C/8, फिर उससे अगले लाइन वाले C/8 के 16 हो गए होंगे, तो ये फिर सारे आगे पैरेलल। तो फिर सी इक्विवेलेंट जो होगा इनका सबको, अब ये सारे पैरेलल में ऐसे पैरेलल, तो C प्लस C/2 प्लस C/4 प्लस C/8, इस तरीके से ऐड करते चले जाओ इन्फिनिटी तक बच्चों। C कॉमन ले लो तो अंदर बचा 1 प्लस 1/2 प्लस 1/4 प्लस 1/8 एंड सो इन्फिनिटी। C 1 प्लस 1/2, 1/4 को 1/2 स्क्वायर लिख लो, 1/8 को 1/2 क्यूब लिख लो एंड सो इन्फिनिटी तक। देखो ये एक जीपी बन गई। जीपी के इन्फिनिटी टर्म्स का सम होता है A/1 - R। जीपी के इन्फिनिटी टर्म्स का सम होता है A/1 - R। ए तो होती है पहली टर्म, तो पहली टर्म तो यहाँ 1 है, तो 1/1 - R होती है। R की वैल्यू होती है सेकेंड टर्म अपॉन में फर्स्ट टर्म। अब देखो यहाँ सेकेंड टर्म क्या है 1/2 और फर्स्ट टर्म क्या है 1, तो 1/2 अपॉन में 1, तो 1/2 आ गई। इसे सॉल्व करा, 1/1 - 1/2 बची 1/2, और ये ऊपर जाएगा तो ये 2 रह जाएगा, तो ये 2C आ जाएगा। इसका मतलब हमारा आंसर हो गया 2C टोटल। आगे बढ़िए, क्वेश्चन नंबर 15 की बात करते हैं। चलो जी, क्वेश्चन नंबर 15 में बिल्कुल आसान है, यहीं का यहीं बता देता हूँ। देखो ऊपर फिगर में देखना, ये तीनों तो पैरेलल में, तो 3C हो गए, बीच वाले को 3C लिख दिया। ये दोनों पैरेलल में, तो ये भी 2C, और फिर साइड वाला C। ऐसे इधर वाला ये पैरेलल में 2C, और फिर ये वाला C, तो ये वाला C, ये A और B के बीच में। अब ये सारे के सारे हो गए किसमें, सीरीज में। तो 1/C इक्विवेलेंट की वैल्यू 1/C प्लस 1/2C प्लस 1/3C 1/2C प्लस 1/C, ये हो गया 3C 6C एलसीएम। इससे डिवाइड किया तो 6, इससे डिवाइड किया तो 3C, इससे डिवाइड किया 2C 3C, और C नहीं आना था, ओ सॉरी, दोबारा लिख देता हूँ। इससे डिवाइड किया तो 6, ठीक है, इससे डिवाइड किया 3, फिर 2, फिर 3, फिर 6, सबको ऐड कर लो, 20/6C। उल्टा कर दो तो C इक्विवेलेंट की वैल्यू आ गई 6/20C। ये हमारा आंसर आ गया। चलो जी नेक्स्ट, अब ये फर्स्ट क्वेश्चन का लास्ट पार्ट है आपका 16 पार्ट। ये तो बिल्कुल आसान है, पर चलो इसमें एक चीज आपको सीखने को मिलेगी। इस तरीके से सर्किट बना हुआ है, इधर आ गया ए, इधर आ गया बी, ऐसे। अब देखो सुनो, ये ए है तो ये ए होगा, ये भी ए होगा, इधर ये बी है तो ये बी होगा, ये भी बी होगा, और इधर से घूमते हुए जाएंगे तो ये भी बी होगा। ठीक है, चलो अब देखो पहला कैपेसिटर, पहले ए बना लो फिर बी बना लो। पहला कैपेसिटर ये वाला किस किस के बीच में कनेक्ट है, ए के और बी के, लो जी ए और बी के बीच में। फिर दूसरा कैपेसिटर ये वाला, ये भी किस किस के बीच में कनेक्ट है, ए के और बी के, लो जी। अब ये तीसरा कैपेसिटर किस किस के बीच में, देखो बी के और बी के, जो एक ही पॉइंट के बीच में कैपेसिटर होते हैं वो शॉर्ट हो जाते हैं, तो ये कैपेसिटर क्या होगा, शॉर्ट। याद रखना, जैसे कैपेसिटर हमेशा एक प्लेट तो ए से कनेक्ट होनी चाहिए उसकी, और दूसरी प्लेट उसकी बी से कनेक्ट होनी चाहिए। अगर कैपेसिटर की दोनों प्लेट एक ही पॉइंट से कनेक्ट हो गई, ए से या बी से, तो वो कैपेसिटर कहलाता है, वो शॉर्ट हो जाएगा, उसमें करंट नहीं जाएगा, तो ये शॉर्ट हो गया, इसमें करंट नहीं जाएगा।
तो उसे छोड़ो बस। अब ये दो रह गए, दोनों पैरेलल में है, तो सी इक्विवेलेंट की वैल्यू बच्चों 2C है। बोलो बात क्लियर है क्या? चलो अब अगला क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन नंबर 2। सेकंड क्वेश्चन का आपको दिया हुआ है, ये 4 पार्ट समझ लीजिए, इनके बीच में ए और बी के बीच में कैलकुलेशन करनी है। चलो करते हैं। ये जरा ध्यान दो, इधर ये बीटी स्टोन ब्रिज से रिलेटेड क्वेश्चन है। दिखाता हूं कहां बन रहा है बीटी स्टोन ब्रिज। ये बन गया इधर, लो जी ये हो गया पहला सर्किट। अब देखो इसमें बीटी स्टोन ब्रिज है। देखो मैंने बीटी स्टोन ब्रिज की शेप एक तो ये बताई थी, ये बताई थी कि नहीं? बीच में 5वां कैपेसिटर ए और बी के बीच में। एक ये भी हो सकती है बीटी स्टोन ब्रिज की शेप इस तरह से। ये भी बीटी स्टोन ब्रिज की शेप है। देखो ये C1, ये C2, ये C3, ये C4, ये C5। ऐसे ये C1, ये C2, ये C3, ये C4, ये C5। ठीक, ये भी बीटी स्टोन। तो ये शेप बन रही है यहाँ, हाँ बन रही है। देखो ये रहा C1, ये रहा C2, ये C3, ये C4 और बीच में C5। तो अगर ये दोनों आपस में, बीटी स्टोन ब्रिज कब बैलेंस होता था? जब C1/C2 बराबर C3/C4। तो ये इन दोनों का रेशो आपस में बराबर होगा, तो इसमें करंट नहीं जाएगा। तो इसमें तो बराबर है ही, ये तो सारे सी हैं ये तो, ठीक है। तो इसमें करंट नहीं जाना, इसमें करंट नहीं जाना, तो सर्किट कुछ ऐसा बचेगा। इधर बचा, ये वाला बचा, और ये बचा बस। लो जी ये खत्म हो गया बीच में, जो यहाँ पे ये कनेक्ट था बीच में, ये खत्म हो गया। अब देखो ये सीरीज में C/2, ये सीरीज में C/2 और ये C। अब तीनों पैरेलल में, तो C इक्विवेलेंट की वैल्यू P प्लस C/2 प्लस C/2 माने 2C। यही हमारा बच्चों आंसर है। क्वेश्चन नंबर 2 का सेकंड पार्ट, इसमें आपको दिया है कुछ, बस करते जाओ, आसान है बिल्कुल। इधर से जाएंगे, और ये लो, इधर A, इधर B। क्या करें? अगर ये B है तो ये भी B होगा, ये भी B होगा, और ये भी B। बिल्कुल ठीक बात। फिर ये A है तो ये A होगा, बिल्कुल ठीक बात। फिर इधर 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 इधर, इसका कोई नया नाम रख लो, इसको D कह लो, इसको कोई नया नाम रख लो, इसको E कह लो। ठीक बच्चों, तो अब इस सर्किट को हमें दोबारा से बनाना है, और ध्यान से समझना है कि क्या बन रहा है। तो पहले A, फिर B, ठीक है, और कहीं पे D बना दो, कहीं पे E बना दो। तो D और E को थोड़ा सा सेपरेट करके लिख देना चाहिए। यहाँ D बना दो, यहाँ E बना दो। देखो बनाने की कोशिश कर रहा हूँ, हो सकता है गलत बने, दोबारा से सही कर दो, मतलब सेटिंग ना बैठे तो D और ये हो गया E। ठीक, अभी देखो पहला ये A, पहला कैपेसिटर ये वाला, ये D है तो ये भी D होगा। ये वाला किस किस के बीच में कनेक्ट है? D के, A और D के। चलो ठीक, ये वाला देखो किस किस के बीच में कनेक्ट है? E के और D के, E और D, E और D। चलो जी ये भी ठीक है। ये वाला A और E, A और E के बीच में कनेक्ट है। चलो जी ये भी ठीक है। फिर ये वाला, ये है D के और B के, D और B के, ये भी ठीक है। चलो फिर ये वाला E और B के, ये भी करेक्ट है, इसमें भी कोई दिक्कत नहीं, ये भी ठीक है। फिर ये वाला A और B के, तो ये A और B के यहाँ आ गए। चलो हो गया काम। तो फिर तो ये देखो ऊपर बीटी स्टोन ब्रिज बन रहा है, आपस में ये बैलेंस हो जाएगा, तो ये कैपेसिटर हट जाएगा। अब ये कैपेसिटर हट गया, तो ये दोनों किस में आ गए? सीरीज C/2, ये भी सीरीज C/2, और फिर तीनों पैरेलल, ये C/2 और C/2 पैरेलल में। तो C इक्विवेलेंट की वैल्यू C प्लस C/2 प्लस C/2
माने 2C। ठीक, आगे बढ़ते हैं। इसमें भी देखो, इसमें साफ साफ नजर आ रहा है, इसका तीसरा पार्ट है जो, लो जी, ये ए इधर, ये बी इधर से ऊपर से गया ये यहाँ, और फिर यहाँ से ये गया ये जी। अब देखो, ये भी व्हीट स्टोन है, C1 C2 C3 और C4 और बीच वाला C5। इसको अगर C1 C2 आपस में बैलेंस है तो ये तो C है, बैलेंस हो गए, तो ये बीच वाला हट जाएगा। अब ये हट गया तो ये देखो, ये दोनों किस में आ गए, सीरीज, ये दोनों भी सीरीज, तो फिर आमने सामने पैरेलल, तो ए ठीक है। अब ये दोनों सीरीज में आ गए तो C प्लस C, तो C/2, फिर नीचे वाले भी दोनों सीरीज में तो C/2, और ये वाला C, ये भी हो गया। अब ये दोनों किस में है, पैरेलल में, तो कितना हो गया, C/2 C/2 C। अब फिर ये सीरीज में, तो C इक्विवेलेंट की वैल्यू फिर से C/2, फिर से सीरीज में आ गए। चलो जी नेक्स्ट। अब यहां से समझो ये सारे व्हीट स्टोन ब्रिज से ही रिलेटेड क्वेश्चन है। ये वाला भी व्हीट स्टोन ब्रिज बन रहा है, देखो ये ए, ये बी, देखो ये ए है तो ये ए होगा, बिल्कुल ठीक है, ये बी है तो ये बी होगा। चलो ठीक है, इसको थोड़ा सा ऐसे खोल दो, देखो ये भी व्हीट स्टोन ब्रिज का ही सवाल है, बस इस ए को हमें उठा के इधर ले आना है, मतलब इसको ऐसे खोल देना है। अभी आप देखो, बिल्कुल ये ऐसे खुल के यहाँ से ये वाली जो ब्रांच है इसकी, यहाँ से खिसका के इसको यहाँ ले आना है, तो क्या ये ऐसे नहीं खुल जाएगा, अभी देखना जरा। ये ब्रांच जो थी बीच में, ये तो बी यहीं का यहीं रहेगा, ये ब्रांच खुल के इधर आ गई तो ये ऐसे आ गई, ये खुल के यहाँ आ गई, इधर आ गई, ये आ गया इधर, इधर देखो खुलने से क्या हुआ, ए ये वाला इधर आ गया। ठीक, अब देखो व्हीट स्टोन ब्रिज साफ साफ नजर आ रहा है, तो ए और बी पे तो बैटरी लगी है, ये रहा बी और ए, और डायगोनल में तीसरा पांचवा कैपेसिटर लगा, इसमें करंट नहीं जाएगा क्योंकि ये दोनों आपस में बैलेंस हो गए, ये C1 ये C2 ये C3 ये C4, ये बैलेंस है। तो बस अब ये सीरीज C/2, ये सीरीज C/2 और फिर आपस में पैरेलल, तो C इक्विवेलेंट की वैल्यू बच्चों C आएगी। तो थोड़ा सा दिमाग लगाना था बस इसमें, इस तरीके से आपको इसको करना था। ठीक है, मेरे ख्याल से आप लोगों को ये समझ में आ गया होगा। चलो क्वेश्चन नंबर 3 पे बढ़ते हैं आगे। 4 capacitors 1 picofarad 2 picofarad 3 picofarad and 4 picofarad are connected in parallel. Calculate the capacitance of combination. पैरेलल में है, सबको ऐड कर दो, तो C इक्विवेलेंट की वैल्यू 1 पिकोफैरड प्लस 2 पिकोफैरड प्लस 3 प्लस 4, तो ये कितना आ गया सॉल्व करके, 10 पिकोफैरड आंसर आ गया हमारा। फिर इन्होंने कहा ऑल्सो फाइंड द चार्ज अक्रॉस ईच कैपेसिटर व्हेन कनेक्टेड अक्रॉस 200 वोल्ट। 200 वोल्ट की बैटरी से कनेक्ट है तो हर एक पे चार्ज कितना जाएगा। तो देखो पैरेलल में इस तरह से कनेक्ट होंगे, फिगर बनानी पड़ेगी, इस तरह से कनेक्ट होंगे बच्चों। ये है 1 पिकोफैरड, ये है 2 पिकोफैरड, ये 3 पिकोफैरड, ये 4 पिकोफैरड, और बैटरी से कनेक्ट है 200 वोल्ट की। अब देखो मान लो इस पे चार्ज गया Q1, दूसरे पे Q2, इस पे Q3 और इस पे Q4। अब सोचो Q की वैल्यू, Q बराबर होता है CV, मान लो मेरे को Q1 निकालना है, तो उसी का तो कैपेसिटेंस लेना पड़ेगा C1 और उसकी वोल्टेज। अब वोल्टेज जितनी आए 200 सबके लिए, तो ये तो 200 वोल्ट है सबके लिए, पैरेलल में वोल्टेज सेम रहती है, सबकी वोल्टेज 200 है, तो C1 इसका 1 पिकोफैरड, तो और इनटू में भी C1 की वैल्यू 1 पिकोफैरड को लिख लो 10 की पावर -12, इनटू में 200 वोल्ट,
200 वोल्ट। तो ये आ गया, इसकी मल्टीप्लाई करेंगे तो 200 इंटू 10⁻⁻12। इसे कह सकते हैं, ये कूलम में आया, इसको पिको कूलम कह सकता हूँ, 200 पिको कूलम। ठीक है, 10 की पावर। अब ऐसे ही Q2 निकाल लो, तो Q2 में भी कोई समस्या नहीं है। Q2 बराबर 2 पिको फैरड, तो 2 इंटू 10⁻⁻12, और इंटू में इसकी भी वोल्टेज वही है। दूसरे वाले कैपेसिटर देखो, दूसरे कैपेसिटर की भी वोल्टेज सेम है, क्योंकि पैरेलल में वोल्टेज सबकी सेम रहती है। तो 2 इंटू 2 हो गया 400 पिको कूलम। ऐसे Q3 निकाल लो, तो 3 इंटू 10⁻⁻12 इंटू में 200, तो ये आ गया 600 पिको कूलम। ऐसे Q4 निकाल लो, तो 4 इंटू 10⁻⁻12 इंटू 200, तो 800 पिको कूलम। ये आपके बच्चों का आंसर आ गया। 200 पिको कूलम, 400 पिको कूलम, 600 पिको कूलम और 800 पिको कूलम।